वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9th, 10th एंड 11th फ्रॉम एक्सरसाइज 6B सेट्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9th सॉल्व करते हैं। गिवन है सेट ए क्वाड्रिलेटरल्स का सेट है। इसमें सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स प्रेजेंट है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स वैसे क्लोज फिगर्स जो कि 4 साइड से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर, स्क्वायर भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस, रोम्बस भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। सेट ए में रेक्टेंगल्स भी प्रेजेंट है जिसको हम आर सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर्स भी प्रेजेंट है जिसको हम एस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड रोम्बस भी प्रेजेंट है जिसको हम आर एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट बी है सारे रेक्टेंगल्स का सेट। सेट सी है सारे स्क्वायर्स का सेट। सेट डी है सारे रोम्बस का सेट। 6 पार्ट्स गिवन है। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, हमें ये बताना है। फर्स्ट पार्ट देखने से पहले रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस के बीच का डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। रेक्टेंगल एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड्स 90 डिग्री पर होते हैं एंड इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये हमारा रेक्टेंगल हुआ। स्क्वायर में भी चारों साइड्स 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होती हैं बट स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। नॉट ओनली ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही हैं स्क्वायर के, बट अगल बगल के साइड्स भी इक्वल होते हैं। बट रेक्टेंगल में ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये हमारा रोम्बस है, ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है। अगर रोम्बस के साइड्स 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हो जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा ना। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट सी। हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट सी में प्रेजेंट होंगे तब हम कहेंगे कि सेट बी सबसेट है सेट सी का एंड ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो देखते हैं, सेट बी रेक्टेंगल्स का सेट है, सेट सी स्क्वायर्स का सेट है। अगर सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो जाएं तो वो सेट सी में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स होते हैं? कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर होने के लिए अगल बगल की साइड्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, बट रेक्टेंगल की अगल बगल की साइड्स अनइक्वल होती हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई भी रेक्टेंगल सेट सी में प्रेजेंट भी नहीं हो सकता। सेट सी में प्रेजेंट भी नहीं हो सकता। तो इसलिए it implies that set B is not subset of set C. That means ये statement 1 में जो कहा गया है B subset of set C, ये false है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेट D is subset of set B। हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर सेट डी के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट होंगे, ही विल बी सबसेट ऑफ सेट बी एंड ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। सेट डी के एलिमेंट्स हैं सारे रोम्बस, सेट बी के एलिमेंट्स हैं रेक्टेंगल्स, सारे रेक्टेंगल्स। अगर सारे रोम्बस रेक्टेंगल्स हो जाएं तो वो सेट बी में भी प्रेजेंट हो जाएंगे। क्या रोम्बस रेक्टेंगल होता है? एक बार देखते हैं। हम जानते हैं कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है बट रेक्टेंगल में ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। हम ये भी जानते हैं कि रेक्टेंगल में साइड्स परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स 90 डिग्री होते हैं, बट रोम्बस में ऐसा जरूरी नहीं है। रोम्बस में सिर्फ चारों साइड्स इक्वल होती है। क्या इस रोम्बस को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिकॉज इसके जो साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस रोम्बस को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। बट अगर ये वाला रोम्बस देखते हैं, इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं एंड साइड्स परपेंडिकुलर भी है। इस रोम्बस को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं बिकॉज इसके रेक्टेंगल होने के लिए ऑपोजिट साइड्स का इक्वल होना इंपॉर्टेंट है। तो इस रोम्बस में तो चारों साइड्स इक्वल है, तो जब चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हुई। ये वाला साइड इसके इक्वल हुआ एंड ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया एंड साइड्स भी परपेंडिकुलर हो गए, तो इस रोम्बस को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लेकिन इस टाइप के रोम्बस को जिसमें 90 डिग्री नहीं है एंगल्स, इस टाइप के रोम्बस को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। कंक्लूजन निकल के आया कि ऑल रोम्बस आर नॉट रेक्टेंगल। हमें कंक्लूजन मिला कि ऑल रोम्बस आर नॉट रेक्टेंगल, इसलिए सारे रोम्बस
सेट बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। इट इम्प्लाइज दैट सेट डी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। बट स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि सेट डी सबसेट है सेट बी का, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। C इज सबसेट ऑफ सेट B एंड B इज सबसेट ऑफ सेट A। हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले हम ये पार्ट चेक करेंगे। सेट C इज सबसेट ऑफ सेट B, ये ट्रू है कि फॉल्स है। सेट C सारे स्क्वायर्स का सेट है, सेट B रेक्टेंगल्स का सेट है। अगर सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होंगे तभी सारे स्क्वायर्स सेट B में प्रेजेंट होंगे। तो क्या सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं, एक बार देखते हैं। ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल। हमें ये बताना है कि क्या ये स्क्वायर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने के लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स अगर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है एंड उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तब हम कहेंगे वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो जाएगा। इस स्क्वायर को देखते हैं, इसके साइड्स 90 डिग्री पर इंक्लाइंड तो है, डेफिनेटली है। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके साइड्स 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं। एंड क्या इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डेफिनेटली है। ये साइड स्क्वायर के तो चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हुए ही हुए। चाहे हम ये दोनों साइड्स लें तो इक्वल है ये दोनों साइड्स, एंड इन दोनों साइड्स को लें तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हुए एंड साइड्स भी परपेंडिकुलर हुए। ये स्क्वायर रेक्टेंगल है। नॉट ओनली दिस स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं। हमें कंक्लूजन मिला कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, इसलिए सारे स्क्वायर्स सेट बी में प्रेजेंट होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये पार्ट जो है वो सेट सी इज सबसेट ऑफ सेट बी, ये पार्ट ट्रू है हमारा। अब हम इस पार्ट को चेक करेंगे कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, ये पार्ट ट्रू है कि फॉल्स है। सेट बी रेक्टेंगल्स का सेट है, सेट ए क्वाड्रिलेटरल्स का सेट है। सारे रेक्टेंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल होने के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि 4 साइड्स होने चाहिए, क्योंकि सारे रेक्टेंगल्स में 4 साइड्स होती है, इसीलिए सारे रेक्टेंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। इसलिए सारे रेक्टेंगल्स सेट ए में प्रेजेंट होंगे। इट इम्प्लाइज दैट सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ये पार्ट भी ट्रू है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि सी सेट बी का सबसेट है एंड यही सेट बी सेट ए का सबसेट है। तो थर्ड पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो यही है, दैट मीन्स थर्ड पार्ट ट्रू है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। डी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर सेट डी सबसेट होगा सेट ए का एंड सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे सेट डी से, तब कहेंगे कि सेट डी प्रॉपर सबसेट है सेट ए का। तो चलिए देखते हैं, क्या डी ए का सबसेट है। सेट डी के एलिमेंट्स है सारे रोम्बस, सेट ए के एलिमेंट्स हैं सारे क्वाड्रिलेटरल्स। क्या सारे रोम्बस क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, बिकॉज रोम्बस के 4 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स होने के लिए किसी भी क्लोज फिगर के 4 साइड्स का होना इंपॉर्टेंट है, एंड रोम्बस के 4 साइड्स होते हैं। दैट मीन्स कि ऑल रोम्बस आर क्वाड्रिलेटरल्स, इसलिए सारे रोम्बस सेट ए में प्रेजेंट होंगे। इट इम्प्लाइज दैट सेट डी सबसेट होगा सेट ए का, एंड क्योंकि सेट ए में सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड रोम्बस, सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल सेट ए में प्रेजेंट है, एंड सेट डी में ओनली रोम्बस टाइप का क्वाड्रिलेटरल प्रेजेंट है। इसलिए ये क्लियर है कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है सेट डी से। तो हमें 2 कंक्लूजन्स मिले कि सेट डी सेट ए का सबसेट है एंड सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ज्यादा है सेट डी से। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सेट डी प्रॉपर सबसेट है सेट ए का। यही चीज फोर्थ पार्ट में कही गई है कि डी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, दैट मीन्स ये ट्रू है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सी इज सबसेट ऑफ सेट बी। हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। सेट सी के एलिमेंट्स हैं, सेट बी के एलिमेंट्स हैं रेक्टेंगल्स। अगर सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स हो जाएंगे तब सारे स्क्वायर सेट बी में प्रेजेंट होंगे, तब हम कह सकेंगे कि सेट सी सबसेट होगा सेट बी का, एंड ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्या सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं। ये है स्क्वायर एंड ये है रेक्टेंगल। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा, जब उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे एंड साइड्स 9 परपेंडिकुलर होंगी। स्क्वायर की साइड्स तो
परपेंडिकुलर होती हैं, बट क्या स्क्वायर्स की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है? यस, डेफिनेटली। स्क्वायर्स में नॉट ओनली ऑपोजिट साइड्स बट सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी। दैट मीन्स दोनों ऑपोजिट साइड्स को ले लें तो ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों ऑपोजिट साइड्स को ले लें तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। दैट मीन्स रेक्टेंगल होने की क्राइटेरिया कोई भी स्क्वायर कंप्लीटली फुलफिल करता है, इसीलिए इसलिए सारे स्क्वायर्स को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, इसीलिए सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं, इसलिए सारे स्क्वायर्स सेट बी में जरूर प्रेजेंट होंगे। देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट सेट सी इज सबसेट ऑफ सेट बी। यही चीज स्टेटमेंट 5 में कही गई है कि सेट सी सेट बी का सबसेट है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट 5 ट्रू है। 6 पार्ट देखते हैं। सेट डी इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को चेक करेंगे, दैट इज सेट डी इज सबसेट ऑफ सेट बी। ये ट्रू है कि फॉल्स है? सेट डी सारे रोम्बस का सेट है एंड सेट बी सारे रेक्टेंगल्स का सेट है। अगर सेट डी के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट होंगे तब हम कहेंगे कि सेट डी इज सबसेट ऑफ सेट बी और ये पार्ट ट्रू हो जाएगा। तो सेट डी के एलिमेंट्स को देखते हैं। सेट डी के एलिमेंट्स हैं सारे रोम्बस, सेट बी के एलिमेंट्स हैं सारे रेक्टेंगल्स। क्या सारे रोम्बस रेक्टेंगल्स होते हैं? पार्ट देखते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल होने के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए एंड दूसरी, उसके साइड्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो रोम्बस के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं डेफिनेटली। रोम्बस के तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की फर्स्ट क्राइटेरिया रोम्बस फुलफिल करता है, दैट इज ऑपोजिट साइड्स रोम्बस के इक्वल होते हैं। बट रेक्टेंगल होने की सेकंड क्राइटेरिया कि साइड्स परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्या रोम्बस फुलफिल करता है? नहीं, रोम्बस में जरूरी नहीं है कि साइड्स 90 डिग्री पर हो। दैट मीन्स क्या ये रोम्बस रेक्टेंगल होगा? नहीं, क्योंकि इसके साइड्स 90 डिग्री पर नहीं इंक्लाइंड हैं, तो इसलिए इस रोम्बस को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। बट ये एक रोम्बस है जिसके साइड्स इक्वल हैं एंड इसके साइड्स परपेंडिकुलर भी है, तो इस रोम्बस को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो ये रोम्बस नहीं है रेक्टेंगल, बट ये वाला रोम्बस रेक्टेंगल हो गया। तो कुछ रोम्बस ही रेक्टेंगल कहे जा सकते हैं, सारे रोम्बस को रेक्टेंगल हम नहीं बोल सकते। ऑल रोम्बस आर नॉट रेक्टेंगल्स, इसलिए ये सारे रोम्बस सेट बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट सेट डी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये पार्ट हमारा गलत हो गया। इस पार्ट में कह रहा है सेट डी सबसेट है सेट बी का, बट हमारा क्या निकल के आया? सेट डी सबसेट नहीं है सेट बी का, इसलिए ये पार्ट फॉल्स हो गया। जब एक पार्ट फॉल्स है दैट मीन्स पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। हमारा जो स्टेटमेंट 6 है वो फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिवर्सल सेट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट ए भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सेट बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ए एंड सेट बी को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे वो सारे x सच दैट x नेचुरल नंबर्स हैं एंड x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 35। दैट मीन्स x वैसा नेचुरल नंबर है जो कि 10 और 35 के बीच में लाई करता है। क्या x की वैल्यू 10 होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन है। x की वैल्यूज 10 से स्टार्ट होगी अप टू 35 तक होगी x की वैल्यू। तो यूनिवर्सल सेट हमने रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब सेट ए को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं सारे x सच दैट x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 16। x की वैल्यूज वैसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 16 से लेस है एंड 16 के बराबर है। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 एंड अप टू 16 तक ये हो गई x की वैल्यू एंड सारे x सेट ए के एलिमेंट्स है, तो ये हो गए सेट ए के एलिमेंट्स। सेट बी के एलिमेंट्स हैं सारे x सच दैट x इज ग्रेटर देन 29। 29 से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स सेट बी के एलिमेंट्स होने चाहिए। बट क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट गिवन है इसलिए सेट बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर के ही होंगे। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स जो कि 29 से ग्रेटर हैं, तो 30 31 32 33 34 35
36, 37 ये सारे नेचुरल नंबर्स सेट बी के एलिमेंट्स होने चाहिए। बट क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है? 35 तक तो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, बट 36 एंड 37 यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट नहीं है। 36 एंड 37 यूनिवर्सल सेट के बाहर के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए 36, 37 सेट बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो सेट बी के एलिमेंट्स अप टू 35 ही होंगे। सेट बी को हमने रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। हाँ, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट, हमें एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट नहीं है? देखिए 1 से लेकर 16 तक तो सेट ए में प्रेजेंट है। यूनिवर्सल सेट में यहाँ कहीं 17 भी लाई करेगा, तो 17 से लेकर 35 तक, 17 टू 35 नेचुरल नंबर्स जितने हैं वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, बट सेट ए के एलिमेंट नहीं है। तो वो किसके एलिमेंट बन जाएंगे? एक कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट बन जाएंगे। तो एक कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हो जाएंगे 17, 18, 19, 20 अप टू 35। हमने फाइंड आउट कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट इन इट्स रोस्टर फॉर्म। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 एंड लेस देन इक्वल्स टू 35। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिख दिया ना। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। कौन से एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट सेट में, यूनिवर्सल सेट के वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स फ्रॉम 10 टू 29, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट होंगे। सो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 10, 11, 12 अप टू 29। ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया इन इट्स रोस्टर फॉर्म। अब बी कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं सारे x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 29। तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यूनिवर्सल सेट गिवन है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट एन भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है एंड सेट बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें एन कॉम्प्लीमेंट एंड पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इस सेट एन का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड आउट करना है एंड इस सेट पी का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इन तीनों सेट्स को, यूनिवर्सल सेट, सेट एन एंड सेट पी को, इनके रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं सारे x इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स एंड x की वैल्यूज क्या क्या है? x इज ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। तो कौन कौन से इंटीजर्स x की वैल्यूज हो जाएंगे? वैसे इंटीजर्स जो कि -6 से ग्रेटर है एंड 6 से स्मॉलर है। इंटीजर्स फ्रॉम -5 टू +5, ये सारे इंटीजर्स -6 से ग्रेटर हैं एंड 6 से स्मॉलर है। क्या 6 होगी स्मॉल x की वैल्यू? डेफिनेटली होगी, बिकॉज x जो है 6 के इक्वल भी कह रहे हैं, यहाँ इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पे 6 भी x की वैल्यू होगी। x की वैल्यूज ये सारी निकल के आ गई। यूनिवर्सल सेट सारी x की वैल्यूज का सेट है। दैट मीन्स ये सारी x की वैल्यूज यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए एंड इस सेट को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ये सेट n है, इसके एलिमेंट्स होंगे वो सारे n, स्मॉल n, वो सारे स्मॉल n सच दैट स्मॉल n क्या है? स्मॉल n इज ए नॉन नेगेटिव नंबर। क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट गिवन है इसलिए कैपिटल N के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर के ही एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में जितने नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स सेट n के एलिमेंट्स हो जाएंगे। नॉन नेगेटिव मीन्स जो कि नेगेटिव नहीं है, तो -1 से लेकर -5 तक तो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो बाकी जो बचे दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं यूनिवर्सल सेट में। तो ये सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स सेट एन के एलिमेंट्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट एन। सेट एन के एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए एंड सेट एन को इसके रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। सेट पी के एलिमेंट्स हैं सारे x सच दैट x इज अ नॉन पॉजिटिव नंबर। अब क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट गिवन है तो सेट p के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर के ही एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में जो जो नॉन पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे नॉन पॉजिटिव नंबर्स सेट p के एलिमेंट्स बन जाएंगे। नॉन पॉजिटिव मीन्स जो पॉजिटिव नहीं हो।
1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स तो पॉजिटिव नंबर्स है। तो पॉजिटिव नंबर कौन से नहीं होंगे? वो होंगे 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये सारे नॉन पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर्स सेट पी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट पी के एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर लिए एंड इसे रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। सो सेट यू, सेट एन एंड सेट पी के एलिमेंट्स हमें पता चल गए। अब हमें एन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। एन कॉम्प्लीमेंट सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि एन में प्रेजेंट नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एन में प्रेजेंट है, सेट एन में प्रेजेंट है। एंड -1 -2 -3 -4 -5 ये सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एन में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एन कॉम्प्लीमेंट में। सो हमें एन कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स मिल गए, -5 -4 -3 -2 एंड -1। ये एन कॉम्प्लीमेंट का सेट है। तो हमने एन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ये सेट पी है एंड ये यूनिवर्सल सेट है। हमें पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। पी कॉम्प्लीमेंट सेट में यूनिवर्सल सेट के वैसे एलिमेंट्स होंगे कि पी में प्रेजेंट नहीं है। यूनिवर्सल सेट के ये सारे एलिमेंट्स 0 -1 -2 -3 -4 -5 सेट पी में प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिवर्सल सेट के ये 6 एलिमेंट्स सेट पी में प्रेजेंट नहीं है। तो ये 6 एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? पी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट होंगे। तो पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये फाइंड आउट कर लिया हमने पी कॉम्प्लीमेंट का सेट इन रोस्टर फॉर्म। सो हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 6B सेट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है देन गो टू माय प्लेलिस्ट। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां फर्दर क्वेश्चन नंबर 12 से हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।